हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेकर। आज का हाईलाइट रहा प्रेम और अनुपमा की फोन कॉल और साथ में तोशु का पकड़े जाना। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज भारती के साथ का सीन अनुपमा का अच्छा था। अनुपमा का सिंदूर नहीं बांट सकती एक औरत, सब बांट सकती है, दुख सुख सब बांट सकती है, पर सिंदूर नहीं बांट सकती। बहुत सही बात। कभी कभी सोचा जाए कि पुराने ज़माने में देखा जाए तो एक राजा की कितनी रानी होती थी, वो औरतें कैसे करती थी, कितने दिनों बाद उनका किसी का नंबर कितने महीनों बाद आता होगा, ऐसा ना, तो वो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह अनुपमा का बहुत अच्छा लगा। भारती ने भी समझा और अब उसने अमला उसकी बातें मानेगी और उसने कहा कि मैं ये ऐसा ही करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी उस आदमी के साथ, मैं अब समाज के लिए नहीं अपने लिए सोचूंगी, अपने लिए जीऊँगी। बहुत अच्छा। उसके बाद प्रेम का फ़ोन, अनुपमा ने प्रेम को साफ साफ सीधे शब्दों में मना कर दिया कि मुझे फ़ोन मत करना प्रेम, और मुझे किसी ने नहीं आना वापस, वहाँ आना ही नहीं है, नहीं परिवार, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, मुझे डिलीट कर देना मेरा नंबर। राही ने मुझे मरा हुआ समझ लिया तो तुम भी मरा हुआ समझ लो। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती अब किसी की लाइफ में कलेश हो, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो और कुछ हो, मैं नहीं चाहती। पर आज प्रेम पे थोड़ा गुस्सा आया इस बात का। ठीक है, प्रेम अच्छा इंसान है, प्रेम ने अनुपमा को समझा, गले लगाया, उस बीच भले उससे बीच में कुछ बोला नहीं, जो भी हो, पर तुमने जब जानते हो कि तुम्हारे परिवार में रोज़ अनुपमा के नाम का जप होता है, रोज़ अनुपमा को भर भर के बद्दुआएं, भर भर के गालियाँ, भर भर के ताने मार रहे हैं, राही को, ख्याति, बाकी के लोग सब इतना बोल रहे हैं, तो तुमको क्यों अनुपमा को अहमदाबाद फिर से लाना है? क्या देखना चाहते हो और कितनी दुर्दशा उसकी करना है तुम्हें? क्या अनुपमा आएगी फिर उसको? वो तो आएगी नहीं, ठीक है, पर क्या हिम्मत भी कैसे होगी प्रेम की ये सब बोलने की कि राही को बदला? पहले अपने घर में किसी से तो आज तक बोल नहीं पाए कि अनुपमा मम्मी की कोई गलती नहीं है, किसी को तो आज एक शब्द में बोल नहीं पाए। बस करो, एक दो शब्द अपनी माँ को बोलते हुए दिखा, वो ख्याति को बुरा लगा। प्रेम का चेहरा उतर गया था जब अनुपमा ने डिलीट करने के लिए कहा, मर गई यह शब्द यूज़ किया, तो प्रेम को बुरा लगा। दिखता था प्रेम के उसको देख के लगता था कि उसको तकलीफ़ हुई इस बात से, पर अनुपमा की तकलीफ़ उससे ज़्यादा बड़ी नहीं। क्या तुम परिवार के साथ हो, सब अपने अपने जगह खुश है, सब अपने अपने जगह सब ठीक है, तो तुम्हें अनुपमा को जीने दो ना यार। मुझे अच्छा नहीं लगा प्रेम ने ये कहना, मुझे पसंद ही नहीं आया कि क्यों चाहता है वो। पहले सब ऐसे ही कहते कि तुम आ जाओ, मैं बात में समझा दूंगा। अरे क्या तरीका होता है, पहले समझाओ, पहले करो, किसी के लिए स्टैंड लो। नहीं लेना। एक भी ना ही कोठारी में कोई है, ना ही है कोई है, ना ही वो अनिल का मुँह खुलता है, ना किसी और का मुँह खुलता है, ना ही वो परी। और वो परी देखो अपने लिए अपने बाप से लड़ रही है। कितने बड़ा डायलॉग था इस परी का उस दिन। अंश ने भी अपने लिए लड़ा कि मैंने सबके लिए सब कर रहा हूँ, मैंने अपना पेशेंट ना अपना सपना खो के सबका कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं किया, मेरा नहीं किया, जो भी है। पर अनुपमा के लिए कभी लड़ते हुए इतना डायलॉग, बड़े डायलॉग बोलते नहीं दिखा। नहीं परी एक बार भी बोली। आज काला साया तक वो जब ख्याति बोल रही है तो इनकी जुबान कैसे लटक जाती है यार। इनको क्यों नहीं लगता है कि एक तो भी शब्द क्या होगा, डांटेंगे, कुछ और बोलेंगे, गुस्सा करेगी। वैसे भी कौन से फूल बरसा रही है वो ख्याति, माँ भी बोलेगी और बाकी के लोग भी परी को सुनाएंगे। तो इतना नहीं सुन सकते अपनी बात के लिए, अपनी अनुमा के लिए? क्या बोल नहीं सकती थी कि आप इतना भी गंदा, मेरी माँ इतनी भी अनुमा गंदी नहीं है? राही को जब वो कह रही है कि तुम्हारे मनुष्य कदम, तो प्रेम ही नहीं आता ना। अगर राही नहीं रहती तो प्रेम ही इस घर में लौट के नहीं आता ना। तुम ही तो मिन्नतें करके पैर पकड़ने कसम दे के उसको कहा था कि शादी कर लो मेरे बेटे से और आ जाओ, मुझे अपना हमारा बेटा मिल जाएगा। तो यहाँ बोलने वाले बहुत से बोल सकते पर नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलते। फिर अनुपमा को क्यों लाना चाहता है प्रेम? मुझे अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे प्रेम अच्छा नहीं लगा। बाकी प्रेम अच्छा है, उसके दर्द भी हुआ, उसको जब ऐसा बोला तो उसने रख दिया। और फिर उसके बाद उसने अनुपमा जब प्यार राही से बातें की, उससे जो हो रहा था, तो मुझे लगा अनुपमा के हिस्से का भी प्यार राही को दे रहा था। वो कहीं ना कहीं अनुज की झलक दिखी कि वो आधा आधा काम करने की बात कही, तो वो संभालेगा, राही को प्यार देगा, अनुपमा के लिए अनुपमा की खुशी जो भी है कि एक माँ को सुकून देगा कि उसकी बेटी खुश है। यहाँ वो अच्छा लगा कि बाद में अब क्या होगा पता नहीं, पर आज का सीन अच्छा था वो कि चलो उसने
इस बात को समझता है कि वो राई जो भी हो, जैसे पर अनुमा में मम्मी में राई में जान बसती है उसकी मम्मी की भी, तो वो प्यार भी करता है और वो अनुपमा के लिए भी राई का साथ नहीं छोड़ेगा, दिखता है। अच्छा लगा। उसके बाद क्या ही बोलूँ, अब वो परी ने जो तमाशा किए जाके वो तोशु का चोरी, अब पाखी भी चोरी कर रही है, एक से बढ़कर एक, कौन किसके आगे निकलता है चोरी में, तो ये समझ में आएगा क्या करेगा तोशु। अब उसका सपना, वो बिज़नेस क्या करेगा पता नहीं, अब वो समझ में आएगा आगे क्या है। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, देखने में भी नहीं है, ना ही सुनना है, ना ही जानना है, क्या ही करे। अनुपमा ना आए बस, अनुपमा से दूर रहो, एक दूसरे को मारो कटो कुछ भी करो भाई, तुम देखो अब अपना। ऐसा लगता है मुझे, अब तो ऐसा लगता है शाह परिवार को देख के। पंडित जी के घर में उसके बेटे की एंट्री, उसका जो आते से पैसों के लिए, घर की प्रॉपर्टी के लिए, उनकी तबीयत खराब हो गई, अनुपमा को फिर से ठेला मिल गया। अंजू जी इस बार भी ठेला मिल गया, अहमदाबाद में भी मिल गया, मौका है वारदात पे, यहाँ भी मिल ही गया होगा, उन्हीं का पूरा दिखाएंगे। ठेला मिल गया, उसमें लेके जा रही पंडित जी को हॉस्पिटल, बचा लेगी अनुपमा। फिर से अनुपमा के खाते में एक अच्छा काम की ज़िंदगी दे दी, जब उसको मौत, किसी की जान लेने का इल्ज़ाम लगा, तो फिर से एक ज़िंदगी अनुपमा पंडित जी को भी देगी। और यही बात फैलेगी अहमदाबाद में, क्योंकि जुड़े हैं तार राही से पंडित जी के भी, तो वो यह न सूत्र उनके दूर जुड़े हैं, तो यही होगा कि शायद आ जाए यहाँ पे राही, कुछ ऐसा हो सकता है। पर देखते हैं क्या होगा, आना नहीं चाहिए। मैं तो चाहती नहीं कि अब इनका अनुपमा एक अच्छी वुमन बने, अच्छा बिजनेस करे, कुछ अच्छा करे, सबके लिए करे, अपने लिए भी करे, अच्छा लगेगा, पर इन परिवार वालों के लिए ना करे। आज बहुत बुरा था अनुपमा का डायलॉग, ये सुनना बहुत तकलीफ है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। बहुत ज़्यादा चुभा वो शब्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई शब्द से, इमोशनल था वो शब्द, तो अब ना ही देखे तो अच्छा है। पर ठीक है, इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। प्रेम पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है वर्षा। फोन कॉल अच्छा था, प्रेम का प्यार अच्छा था, इमोशन अच्छा था, मगर प्रेम का अनुपमा को अहमदाबाद लाने का जो फैसला था वो अच्छा नहीं था। अच्छा हुआ अनुपमा ने मना कर दिया, क्योंकि आपने अपने रिव्यू में बिल्कुल सही कहा है कि जब अनुपमा की रक्षा ही नहीं कर सकता, पीठ पीछे ही अनुपमा को इतना सब कुछ कह रहे हैं और प्रेम कुछ नहीं बोलता, तो जब अनुपमा सामने आएगी, यह सब गुस्सा ख्याति का सबका उसके ऊपर गिरेगा, तो फिर प्रेम क्या करेगा। क्यों आए अनुपमा अहमदाबाद, बेइज्जती करवाने के लिए। तो बहुत अच्छा आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज हमारी नई अनुपमा, मैं पुरानी अनुपमा नहीं कहूँगी, ये नई अनुपमा जो रिश्तों को पीछे छोड़कर चाहे दुखी मन से ही सही, क्योंकि उसकी आत्मा अपने बच्चों में बसती है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है नए रिश्तों के साथ। जहाँ जसप्रीत का गर्म स्वभाव, वहीं भारती का नरम स्वभाव, या कहे तो अपनी जैसी छोटी अनुपमा का साथ अनुपमा को मिल रहा है। भारती जो अनुपमा की तरह पति नाम के प्राणी से पीड़ित है, उसको अभी अनुपमा आगे बढ़ने और मजबूती से मंगेश के खिलाफ खड़े रहने पर साथ जरूर देगी, क्योंकि अनुपमा भी इस दर्द से गुजर चुकी है। अनुपमा ने बहुत दर्द सहा है, लेकिन जहां उसने देखा सिंदूर मेरा बट रहा है, बनराज धोखा दे रहा है, वो इस रिश्ते से अलग हो गई। लेकिन वो अभी भी अपने पुराने रिश्तों का जिक्र भारती के सामने नहीं करना चाहती। अगले दिन भारती से सुबह पता चला कि आकाशवाणी में वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई प्रोग्राम आने वाला है और भारती उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। अरे भारती, चाहे किसी का भी इंटरव्यू दिखाओ, लेकिन जो अनुपमा नाम की औरत तुम्हारे सामने खड़ी है ना, उसकी ज़िंदगी की पर कहानी जरूर बताना। अनुपमा गिरी, उठी, स्ट्रगल किया, आगे बढ़ी, सफलता का मुकाम छुआ, और फिर नीचे गिरी, फिर उठी, फिर सफलता पाई। लेकिन अब अनुपमा जो नीचे गिरकर फिर उठ गई है, और अब सिर्फ अनुपमा आगे बढ़ेगी, सफलता का मुकाम छुएगी और फिर नीचे नहीं गिरेगी। बस अनुपमा, जो बच्चे तुम्हें गलत समझते उनकी ममता में मत फंसना। सब एडल्ट हैं। जैसे तुमने शादी के बाद अपना घर बार संभाला, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हें मोरल सपोर्ट दी क्योंकि तुम बहुत अच्छी बेटी थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे मोरल सपोर्ट के भी लायक नहीं हैं। सॉरी टू से अनुपमा। उधर प्रेम का अनुपमा को फ़ोन,
लेकिन आज की बातचीत जहाँ प्रेम का एक एक शब्द अपनी मम्मी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार से भरा हुआ, वहीं अनुपमा का एक एक शब्द दर्द, प्यार और सच्चाई से भरा हुआ। अब अनुपमा पुराने रिश्तों में उलझना नहीं चाहती और उलझना भी नहीं चाहिए। अब शायद वो पहली वाली अमेरिका वाली गलती नहीं दोहराएगी और अनुपमा अब राही को किसी भी कीमत पर अपने और प्रेम के मिलने के बाद भी बात भी नहीं बताने के लिए प्रेम से कहती है। साथ ही उसके फ़ोन से अपना नंबर डिलीट करने को कहती है। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही डिसीज़न अनुपमा का। जहाँ बच्चे उसको सोचते हैं, उसकी मरने की दुआ करते हैं, उसको गाली देते हैं, वो अनुपमा को सिर्फ दुख दर्द के अलावा दे भी क्या सकते हैं। और राही ने इतना दर्द दिया है अनुपमा को, लेकिन प्रेम ने उसी दर्द से माँ को गिल्ट से दूर भी किया है। लेकिन क्या प्रेम अपने दिल को समझा पाएगा? क्या वो अनुपमा से मिलना छोड़ दे पाएगा? क्या अनुपमा का नंबर वो अपने फ़ोन से डिलीट कर पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। अनुपमा यानी अपनी माँ की कोई बात नहीं मानेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस फ़ोन कॉल के बाद मुझे प्रेम और राही की बातचीत भी फेक लग रही थी और मैं इसलिए इसका जिक्र भी नहीं करूँगी। उधर जब वसुंधरा कोठारी ने जब राजा से सख्ती से एक्स्ट्रा पैसे देने का हिसाब मांगा तो कोठारी परिवार को पता चला तो पैसे तो तोशु महाराज यानी निठल्ले ससुर को राजा ने दे दिए। पता था ये राजा की गलती की सज़ा परी को मिलेगी, तो राजा ने ऐसी बड़ी गलती क्यों कर दी? और ख्याति को अनुपमा से खुंदक, तो पूरा गुस्सा तो परी और राही पर, स्पेशली राही पर ही निकलना था। गलती करी राजा ने और गुस्सा निकला अनुपमा पर। तो ये ख्याति क्या सच में पागल हो गई है? अब तो लगता है घर में रहने लायक भी नहीं है, उल फजूल बोलती रहती है। और जैसी सास वैसी बहू माही। कभी तो माही भी ऐसा ख्याति को काटेगी भी कि वो पानी भी नहीं मांगेगी। जिसने अनुमा को नहीं छोड़ा वो ख्याति को क्या छोड़ेगी? लेकिन पराग जी भी अब ख्याति की बकवास ज़्यादा नहीं सुन पा रहे हैं। और फिर वही हुआ, परी की शर्मिंदगी अपने पिता तोशु पे गिलानी और गुस्से के रूप में निकली। आज परी का दर्द सिर्फ किंजल की समझ में आ रहा था, बाकी सारा परिवार मुंह सिलकर खड़ा था, इंक्लूडिंग बाबूजी भी। तोशु की समझ में अपनी बेटी का दर्द समझ में आता है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जितने मौके अनुपमा ने अपने इस नालायक बेटे को दिए कोई मां नहीं देती। लेकिन अकल से अंधे तोशु, जो लालची होने के साथ खुदगर्ज भी है, वो क्या समझेगा बेटी का दर्द? उसको तो दामाद सोने की अंडा देने वाली मुर्गी लग रही है। कितना बेशरम है, पत्नी के साथ बेटी का गुस्सा, गालियां सुन रहा है और फिर भी शर्मिंदा नहीं है। उधर अनुपमा अपने गुरुजी के पास पहुंचकर उनका एक और टैलेंट पहचानती है और उनकी दिनचर्या से, उनकी आदतों से, उनके व्यवहार से अनुपमा को आगे जीने की, सुख से जीने की प्रेरणा भी मिल रही है। अब अनुपमा बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन कब तक? जैसा प्रीकेप में देखा, गुरुजी का बदतमीज बेटा कैसे अपने पिता की इंसल्ट कर रहा है, धक्के मार रहा है और अनुपमा को बुरा भला कह रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। पति नाम का प्राणी अच्छा था रेखा जी आपके रिव्यू में ये वाला पार्ट। और आपने सही कहा है कि अनुपमा अमेरिका वाली गलती नहीं दोहराएगी। अनुपमा किसी के पास नहीं जाती है, ये परिवार अनुपमा के पास आता है और फिर अनुपमा अपने स्वभाव से मजबूर उनकी हेल्प करती है, फिर जूते खाती है। तो यही चलता आ रहा है, मगर अब अनुपमा थोड़ी सख्त लग रही है अपने आप के साथ। बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई भारती और अनुपमा के दर्द भरे सीन से। दोनों ने एक दूसरे के साथ दर्द बांटा, लेकिन अनुपमा ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, कहानी शेयर नहीं की। शायद ये कहानी बड़े पैमाने पर पूरी की पूरी कहानी अनुपमा के सामने आएगी, अनुपमा सामने शायद ला पाएगी। इतनी हिम्मत जुटा ले, तब तक का टाइम मांगा और भारती ने दे दिया। फिर भारती का प्रिपरेशन दूसरे दिन की इंटरव्यू के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, अचीवमेंट के नाम पर। और अनुपमा को अपना अचीवमेंट याद आया, क्या क्या किया वो सब उसने ये
सोचा वनराज से डिवोर्स, अनुज से बिजनेस पार्टनरशिप, सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी, सब कुछ उसे याद आया, सब कुछ। इंटरव्यू तो वैसे अनुपमा का होना चाहिए था, पर अब तक भारती को पता नहीं है ना। लेकिन एक बात और है कि जसप्रीत ने राही की फ़ोटो देख ली है। अब उस फोटो के पीछे वो कहाँ कहाँ जाएगी और कितना बड़ा बवाल खड़ा करेगी, कब्र तो ज़रूर खोदेगी। पूरी की पूरी कहानी खोद निकालेगी अनुपमा की। हो सकता है गलत भी समझे, इल्ज़ाम भी लगाए। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेम और अनुपमा वाला सीन बहुत इमोशनल था। अनुपमा के मना करने के बावजूद प्रेम ने अनुपमा का नंबर डिलीट नहीं किया। एक माँ यही करती है कि बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है, बच्चे नहीं चाहते कि तुम उनके साथ रहो तो ना रहो। लेकिन प्रेम अनुमा को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो इस माँ के साथ तो कभी जुड़ा ही नहीं था, ख्याति के साथ कभी जुड़ा ही नहीं था, लेकिन अनुपमा के साथ जुड़ा। प्रेम का दिल नहीं माना कि जब वो चाहे अनुपमा से बात कर सकता है, और उसने वो फ़ोन नंबर रखा। अब वो फ़ोन नंबर कहाँ जाएगा और राही के दिल में कैसी आग उठेगी और वो आग ज्वालामुखी बन जाएगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि राही को जसप्रीत कांटेक्ट करे और राही को पता चल जाए कि उसकी माँ कहाँ रहती है, आके यहाँ तमाशा करे, कुछ भी हो सकता है। अनुपमा की ज़िंदगी में खुशियाँ इंसान की तरह होती है। अनुज था, वनराज था, हम एक दिन कहेंगे अनुपमा थी, वैसे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी थी। अब है या नहीं पता नहीं, कब मिलेगी इसका इंतज़ार तो हम भी कर रहे हैं, देखते हैं। अनुपमा का प्यार, प्रेम का प्यार और अनुपमा की क्या कहते हैं भगवान से प्रार्थना भी राही की किस्मत नहीं बदल सकती। उसकी सोच बदलने के लिए पैदा ही नहीं हुई है, वो कट्टरवादी सोच है उसकी। कोठारी हाउस में तूफान खड़ा हो गया। अकाउंट से हिसाब किताब पता चला तो राजा के पैसे उठाने की बात मालूम पड़ी और तोशु का कांड सामने आ गया। दोनों परिवार में घमासान और अनुपमा की बेटियों के लिए एक बार फिर मुसीबत और तानाकशी। मुसीबत परी के लिए ज़्यादा हो गई, लेकिन तोशु बदले ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ख्याति को देखा, ख्याति को देख कर ऐसा लगता जैसे बिल्ली रास्ता काट गई हो तो ये कहेगी कि अनुपमा ने इस बिल्ली को भेजा था ताकि मेरा काम खराब हो जाए, हमारे घर का नाम खराब हो जाए, बताओ। और राही का फोटो देखते ही अनुपमा ने फ़ोन बंद कर दिया, ये कह के कि बीते कल को अंधेरे में ही रखो। पर जसप्रीत के हाथ लग गया तो अंधेरा तो कब छटेगा ये पता नहीं है, बहुत जल्दी छटेगा। और मुंबई में गिरती हुई बारिश ने मिडिल क्लास परिवार की भीगी हुई रात, वैसे मैंने भी काटी ऐसी रातें, बस गर्मी नहीं लगती बारिश की वजह से, और एसी वाली फीलिंग आती है जब पानी टपकता है जब हम बच्चे हुआ करते थे। और गुरुजी के ज़रिए आज के कहते हैं कि मेल डांसर्स की जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी का जो नज़रिया है, अपनों का जो बिहेवियर है, फैमिली मेम्बर्स का एक पिछड़ा और क्या कहते हैं बेइज्जती वाला बिहेवियर, वो बात को हाईलाइट करेंगे। आजकल लोग खुद कुछ लायक नहीं होते, लेकिन अगर कोई डांसर होता है तो उसे नचनिया कहते हैं, बहुत गलत है। ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं जिनकी हमने रियलिटी शोज़ में कहते हैं कि बातें सुनी है कि सोसाइटी क्या कह रही थी, उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसा बिहेव किया, क्या किया, ये हम सीरियल में देखेंगे। अगर मैं ये कहूँ तो कि मेरे फेवरेट दो हैं, एक क्या नाम है आशीष पाटिल जो लावणी डांसर है और क्या डांस करता है, माय गॉड। और एक है शिवांशु सोनी, वो भी कथक डांसर। देखना, बहुत स्ट्रगल किया है इन लोगों ने सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन जो जानता है कि वो क्या करते हैं, सामने वाला वो दो मिनट भी वो डांस नहीं कर सकता जो वो खुद करते हैं। ये तो अच्छा लगा। लेकिन फ्री कैप में मुझे मनोहर जी का बेटा दिखा और मिसबिहेव अनुपमा के साथ भी और गुरुजी के साथ भी, और शायद गुरुजी को हार्ट अटैक आया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी अनुपमा को किसी की मदद करनी, उसको एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती। हमारे तो सड़क पे 4 खड़ी होती है, 150 दो, नंबर 2 तो भी आ जाती है, इसका कभी क्यों नहीं मिलती। हमेशा रेकड़ी भाई लेके भागती है, मजदूर यूनियन की नेता कहीं की। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय।
हैप्पी संडे। सही कहा अंजू मिस्त्री आपने, जो लास्ट पार्ट में आपने कहा है, गुरुजी वाले पार्ट में, नचनिया वाला पार्ट, क्योंकि अनुपमा ये चीज पहले ही झेल चुकी है जब समर को वनराज नचनिया कहता था। तो अब ये वाला जरूर जो है पार्ट सामने लेके आएंगे, विषय सामने लेके आएंगे, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, खास करके कथक और ये क्लासिकल डांस करने वाले, उनको कुछ ऐसी ही नजरों से आज के लोग जो है देखते हैं और पुकारते हैं, और डांस करते करते उनकी मैनरिज्म बॉडी की ऐसी हो जाती तो लोग उनकी नकल भी उतारते हैं। तो बढ़िया कहा आपने ये वाले पार्ट को लेकर, तो थैंक यू सो मच। बाकी रिव्यू भी आपका अच्छा था, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए क्या है, क्या कहें, जो दिल से शब्द आते हैं किसी के लिए, कभी दुआ आ जाता है या किसी और शब्द। काश हम एक पल के लिए हम पीछे जा सके, जहाँ अपने को बचा सके या कुछ शब्द अनकही कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और काश अनुपमा एक हाथ में एक उसको लकड़ी निकाल के तोशु महाराज को लपेटे में ले, या उसको मार मार के उसको गुस्सा भर दे, ताकि सुधर हो जाए, सुधर जाता। वेल, माँ और वनराज ने मिलकर ये खराब कर दिया परवरिश में। अगर उनको ज्यादा दे देता अनुपमा को, ये आज नौबत नहीं आते। और वक्त भी मिला था, भगवान भी उनको बोर हो गए होंगे, ये तोशु को क्या करें। उन्हें कोई, उनको भी सर पर सर से ऊपर सब कुछ आ जाता है कि अबे उन्हें भी लगे क्या करें। पर प्रेम का कितना मुश्किल किया होगा कि डिलीट करने में या करने में नहीं कर पाया, पर ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि वो दिल से माँ माना है ना। जो रिश्ते दिल से बनते ना, वही निपते और बनते हैं और हमेशा रहते हैं। मुझे बहुत खराब लगा, मैं बहुत रोई उस शब्द जो जिसने अपने आप को मरना समझती है। इसने साफ साफ कह दिया कि मेरे वजह से मैं कोई लेना देना दे नहीं, तो मैं समझो मैं तो ले मर चुकी हूँ। इतना मुश्किल होगा अनुपमा को, इतनी त्याग किया होगा कि अनगिनत, आपको कोई गिन भी नहीं सकते। ऐसा माँ बेटा का रिश्ता है। कभी कभी मैं सोच लेती हूँ कि प्रार्थना और प्रेम उनके बच्चे हैं, और बाकी तोशु राही, बस कुछ नहीं, जैसे आसमान से उतर के आए हैं। लेकिन एक भी है, कुछ कहते हैं ना, कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं होते। कुत्ते के दुम तो सीधे हो सकते हैं, लेकिन तोशु महाराज नहीं। भारी को कैसे लगा होगा इसके पिता ऐसा कर रहे हैं, और राजा भी, और इससे फायदा किससे नहीं उठाया तोशु ने। और बस कसरत रह गई कि ख्याति जी, वो तो कमाल है, एक भी मुहावरा नहीं छोड़ते। बस मुझे कभी कभी आप लोग सही कहे कि पराग जी तो कंफ्यूज्ड है, क्या हुआ कि सर पे चोट आ गया, कि उनके अजीब है हरकतें। और मुझे और ऑफ कोर्स इट सीम्स ये भी सुना है कि जो तरुण जो वो काम कर रहे हैं, या उनका एक्चुअल नाम क्या है मैं नहीं जानती, जो पंडित महानूर जी की बेटा आए हैं ना, वो गौतम से बढ़कर इवन इन इनकारनेट है। तो और ये तो सैंपल है, अभी एक्टिंग वक्त आ गया कि धुलाई वुमन पार्ट 2, जिसे भारती का पति और मनोज जी का बेटा, दोनों को ये निश्चिंत है कि धुलाई वुमन का हाथ में लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए वो प्रेम सह रहे हैं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर जब मन हो ना, क्योंकि उनका कहानी बताने के लिए आपको फिर से जीना पड़ता है, पहले से वो जी रही है,
बार बार जब वरनाथ के बारे में किसी को अपनी हिस्सा बताते, एक बार मन हल्का हो सकता है, एक बार वो दर्द भी गुजर जाता है, दोनों एक ही टाइम में, एक ही रास्ते में। और अनुज का भी मुझे एक पल लगा, काश अनुज होते तो क्या होता। ये बहुत खराब टाइम हो रहा है कि अपने आप को किसी को हम मर जाएंगे ऐसे कहने से। अभी तो जुलाई 3 भी हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह हरकतें हो जाए। अभी धीरे धीरे हिम्मत बढ़ रही है, अनुपमा को आवाज आ रही है। तो मुझे कहने के दुलाई वुमन का और गैंग भी तैयार हो जाएगा, जैसे सरिता ताई, जसप्रीत जसप्रीत या सॉरी अंजू जी, आई नो नो आई एम सेइंग द राइट थिंग, और भारती और सरिता ताई, वो तो मिनी वर्जन। पर देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी। खुद को मरा हुआ कहना आसान बात नहीं है। इंसान बहुत बार मरता है खुद को ये कहने के लिए, और इतना आसान भी नहीं है अनुपमा का अपनी बात भारती को बताना, क्योंकि बताना मतलब फिर से जीना उस सारे कष्ट को। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और आपका इमोशनल होना भी बनता है। मैं खुद भी जब ये बोलती हूं तो मन कई बार टूटता है कि कैसे कोई औरत या कोई भी इंसान मजबूर हो जाता है कि मैं आप लोगों के लिए मर चुका हूं। बहुत बड़ी बात है, जिंदा होके मरना बहुत बड़ी बात है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुपमा ने जो है भारती को अभी अपने जीवन का सिर्फ एक हिस्सा बताया है कि कैसे उसके मतलब अनुपमा के पति ने उसको धोखा दिया था, और वो भी उसको अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता था, लेकिन अनुपमा ने मना कर दिया और तलाक ले लिया। और इसने भारती ने भी ये अपना पक्का निर्णय ले लिया है कि वो अपने एक्स हस्बैंड के पास कभी नहीं जाएगी। और क्यों जाए, क्यों धोखेबाजों को सहना, धोखेबाज पति को सहना। जब तलाक हो चुका तो क्यों बार बार उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है ये। आज मुझे तो उस सीन पर हंसी आई, बड़ा मज़ा आया कि तोशु तो अपने जो है हसीन सपने बुने बैठा है, सजाए बैठा है, जो भरभरा के उसके सपने गिरे हैं, टूटे हैं, चकनाचूर हुए हैं, वो मज़ेदार था। वो तो सोच रहा है कि मैं राजा से कुछ और पैसे ले और अपना बिजनेस खड़ा करूँगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और राजा वहाँ जाके अपने कोठारी हाउस में सब कुछ बता देगा। और जिधर जब प्रेम ने उससे फ़ोन किया है अनुपमा को तो आज अनुपमा ने जो बोला उसका दिल का दर्द जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा कि जो लोग मर जाते हैं वो दोबारा किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होते। और जब उसका आज ये जो आपका पहला वीडियो था कि अनुपमा का भ्रम टूट गया अपने परिवार का, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही कहा कि उसका कोई परिवार है कहाँ। उसने अपना ये भी बताया कि मैं 5 साल तक गुमनाम रही, फिर मैं शामिल हो गई, फिर मैं ये रही, जो भी उसने प्रेम को। और उसने कहा कि राही को कभी पता ना चले कि तुम मुझसे मिले थे, और मेरे इस नंबर को डिलीट कर दो। अगर ये प्रेम जो है इस नंबर को डिलीट कर भी दिया है, पता नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं डिलीट किया है नहीं किया, तो फिर माही के जो है इसको ये ब्लैकमेल करने के चांसेस फिर 0 बन जाते हैं। फिर किस बिना पर ये इसको प्रेम को करेगी ब्लैकमेल, क्योंकि जब उसके पास कुछ सबूत होगा ही नहीं जिसके वजह से ये इसको ब्लैकमेल कर सके, तो फिर तो इसको कोई और अपना पैतरा अपनाना पड़ेगा। और ये वहाँ गई है उनके यहाँ, पंडित जी के यहाँ, तो उसको
हाँ, ये जो उसके पंडित जी के यहाँ गई है तो वो कुछ कपड़े सिल रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं आपको चाय नाश्ता दे दूँ, फिर मैं आपकी इस काम में हेल्प कर दूँगी। अब ये धीरे धीरे अपने फॉर्म में लौटती जा रही है। और उससे पहले ये भारती और इसका जसप्रीत का सीन भी अच्छा था। ये इसकी फ़ोटो देख ली है इसने, जसप्रीत ने, राही की, तो वो पूछ भी रही है कि ये क्या ये आपकी बेटी है? तो उसने, भारती ने कुछ उसको इशारे से मना किया है। तो फिर वो सरिता ताई का भी कुछ ज़िक्र आया है। तो उसने कहा कि वो तो जब से उसके पति की धुलाई हुई है तो तब से वो काफ़ी सुधर गई है, पिटाई उसकी भी सुधर गई है। मज़ेदार था। और वो इन दोनों में से किसी ने कहा है कि कहीं उसकी हस्बैंड की धुलाई कहीं इसने तो नहीं करी थी। बिल्कुल सही था। अनजाने में ही उसने ये सच बोल ही दिया है कि पिटाई करने वाली तो यही थी, और उधर छत टपक रही है, कुछ हो रहा है। तो ठीक है, आज जो है इस तरह का इसने जो प्रेम से कहा कि, और राही को उसने कहा कि बिल्कुल ना पता चले। और जब ये राजा की बात खुली गई है कि वो तो सूद से पैसे ले रहा है राजा से, तो फिर ख्याति ने अपना जो है जहर उगला है। अब मतलब अपने जो है ना, कोई गिरेबान में झांक के देखना ही नहीं चाहता कि हमने क्या कि अनुपमा ने उसके लिए क्या क्या किया है। वो तो खैर वो सब कुछ भूल ही चुकी है। अगर अनुपमा नहीं होती तो ना तो आर्यन इसके पास होता, ना ही प्रेम कभी इसके पास आता। और जब यहाँ ये परी घर पहुँच के उसने सब कुछ बता दिया है, तो वही तभी तो मैंने कहा कि जो है इसके तो जो सपने जो टूट गए हैं ना, मिट्टी में मिल गए हैं, वो मज़ेदार था। और अभी तो ये पाकी मैडम जो बोल रही है ना कि जो भी उसने डायलॉग बोला है, तो ये है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये भी तो पकड़ी जाएगी। मतलब दोनों भाई बहन एक ही तरीके के नमूने हैं। मतलब एक चोर है और दूसरा चालसाज है, एक से बढ़कर एक। और क्या खा के अनुपमा ने इन दोनों को पैदा किया था? क्या खाया था जो ऐसे नमूने पैदा हुए हैं भाई? और ये रिकैप में जो हमें दिखाया गया है कि इनका पंडित जी का बेटा घर आया है। खैर अब ये तो उसको तो पहचानती नहीं है, और वो उससे पंडित जी से झगड़ रहा है कि ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी और ये इसको मैं बेचकर कहीं चला जाऊंगा। अरे जब तक माँ बाप हैं, उनका घर है, वो जैसे चाहे अपनी। और कितना गंदे तरीके से बोल रहा है कि कहीं इस मतलब अनुपमा के लिए कहीं इसने तुम्हें फंसा तो नहीं लिया। अरे हर जो है रिश्ता ऐसा नहीं होता। वो उसको अनुपमा को बेटी की तरह मानते हैं, पर नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में तो होती ही गंदगी है। और उनको शायद पंडित जी को हार्ट अटैक आया है, और वो अनुपमा उनको पंडित जी को ठेले पे डाल के लेके जा रही है। अब वैसे तो उसको ड्राइविंग आती है, लेकिन घर में कार हो तब तो कुछ करे वो। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी कि अनजाने में ही सही, मगर जसप्रीत ने ये सच बोला कि कहीं तू तो नहीं धुलाई वुमेन अनु, तो हंस पड़ी कि नहीं हो सकती, मगर सच तो जसप्रीत ने बोल दिया है। तो बढ़िया लगा ये वाला पार्ट जसप्रीत का। थैंक यू सो मच सुजाता जी, बाकी रिव्यू भी आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ अनुपमा आज जो कुछ भी उसने प्रेम को कहा, आखिर में अनुपमा आज उस भ्रम से, उस गलतफहमी से बाहर आ गई, जिस गलतफहमी का शिकार वो इतने सालों में थी कि उसका भी ये परिवार है। असल में उसका ये परिवार कभी नहीं था। कभी इन एहसान फरामोश लोगों ने अनुपमा को अपने परिवार का सदस्य ही नहीं माना, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है एक मिशन के जैसे। जहां अचानक से टकराने के बावजूद भी अनुपमा को
अनुपमा से सहायता उन्हें अपने आप ही मिल जाती थी, क्योंकि उनको अनुपमा का स्वभाव अच्छी तरह से पता था। उनको अनुपमा से सहायता मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि अपने आप अनुपमा उन्हें अपना समझते हुए अपनी सारी ज़िंदगी उसने इन एहसान फरामोश को ही निछावर कर डाला था। कहीं ना कहीं यही एहसास दिलवाना चाहते थे कान्हा जी, जहाँ बार बार अनुपमा को टकराते हुए उस एहसान फरामोश फैमिली को जानबूझकर टकरार मिलती थी, जहां अनुपमा को ये एहसास हो जाए अंदर से कि उसका करके इस दुनिया में कोई नहीं है। कांता माँ और देविका को छोड़कर उसका अपना कोई नहीं था, यहाँ तक भी बापूजी भी कभी भी नहीं। असल में सारे फसाद की जड़ वही तो थे। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने आज आखिर में अपने आप को बहुत हल्का महसूस हुआ है उसे, जहाँ इस सारे रिश्तों को उसने तोड़ के आगे बढ़ने का फैसला किया है। यहाँ ये कहीं ना कहीं राही का ये आखिरी बदतमीज़ी और राही के द्वारा कहे हुए शब्द अनुपमा को ये फैसला करने में कहीं ना कहीं सहायता ज़रूर किया है, क्योंकि अभी भी जब भी वो अहमदाबाद से मुंबई आ गई थी, तभी भी वो अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित थी। पर राही का उस तरह से बदतमीज़ी और वो शब्द सब उसे इतना सब कुछ उस गुब्बार को तोड़ने में मदद किया, जिस गुब्बार को अनुपमा सोचती रही कि उसका भरा पूरा परिवार है। अब अनुपमा के सक्सेसफुल जर्नी में कोई आड़ा नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आ पाएगा, क्योंकि अनुपमा ने अपने आप को उन सब से दूर कर डाला है। अनुपमा अभी रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से अपनी कहानी हर उस कोने, दुनिया के हर कोने में उसकी कहानी पहुंचेगी, जिस कहानी को सुनते हुए हर वो महिलाओं को वो प्रोत्साहन मिलेगा कि अनुपमा की कहानी को सुनते हुए, जहां वो अपने लिए भी कहीं ना कहीं पहला कदम रखेंगे। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा के द्वारा ये सब कुछ कहने पे प्रेम पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसे भी अनुपमा के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। इस बात का दुख था कि अनुपमा के द्वारा ये शब्द अगर निकले हैं तो वो माँ कितनी दुखी होगी, कितनी टूट गई है अंदर से, और ये टूटना बहुत ही ज़रूरी था। असल में अनुपमा का पुनर्जन्म हुआ है। अब अनुपमा की उड़ान इस तरह से भरेगी कि वो ना बल्कि अपने पैशन कुकिंग में डांस और सोशल सर्विस भी करेगी, और कहीं ना कहीं वो उन महिलाओं को मोटिवेट और गाइडेंस देगी किस तरह से उनको अपने लिए लड़ना चाहिए। आज अनुपमा को इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपमा अपने बारे में सोचने के लिए उसने शुरुआत किया है, जहां सिर्फ वो अपने और अपने सपनों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते ही जाएगी। और ये सक्सेसफुल जर्नी देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसके लिए हम सब लोग इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब अनुपमा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनेगी, कब अनुपमा अपने
सपनों के उड़ान भरेगी। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत सही कहा राधिका आपने कि अनुपमा के स्वभाव के बारे में ये लोग जानते हैं, इसलिए इनको मदद के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस रोते रोते अनुपमा की गोद में सर रखते हैं, मजबूरी बताते हैं और फिर अनुपमा तैयार हो जाती है इनकी मदद करने के लिए। तो ये पार्ट आपने बहुत अच्छे से कवर किया है कि ये एहसान फरामोश लोग जो अनुपमा का फायदा उठाते हैं। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने भारती को कि औरत सब कुछ बांट सकती है, भाई का प्यार, बच्चों का प्यार, लेकिन सिर्फ एक ही रिश्ता है जो वो नहीं बांट सकती, वो है पति का प्यार। और वो दूसरी पत्नी के साथ अपने पति का प्यार क्यों बांटे? इससे मन गया तो दूसरी, दूसरी से बन गया तो फिर से पहली वाली चाहिए। तब भारती ने पूछा कि आपके साथ भी? तब उसने कहा हाँ, मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था और मैंने तलाक ले लिया। और मुझे तो भारती के माँ बाप पे गुस्सा आ रहा है। अरे कैसे माँ बाप है? जब उसका तलाक हो चुका है फिर क्यों वो ऐसे नालायक पति के पास जाए जिसे औरत की वैल्यू तक नहीं है। अरे पति पत्नी के रिश्ते में ही उसने 2 बार उसे धोखा दिया, अफेयर किया, फिर भी ऐसे नीच पति के पास चली जाए? कैसे माँ बाप है? और वो कहावत है ना, जिस अनुपमा भी कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर समाज का ही सुनते रहे तो इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। और जब उन्होंने कहा कि सो जाओ, तब उसने कहा कि इतना काम कर लेते तो किस बारे में? वुमन एम्पावरमेंट के बारे में, कि जो औरत घर से बाहर नहीं निकली है और बाद में उसकी जो संघर्ष की कहानी है वो उसका इंटरव्यू लेना है। जो औरत कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले और जब उसे वो निकलना पड़ता है और उसके जो संघर्ष होते हैं वो उसकी कहानियाँ उसे अपने रेडियो पर सुनानी है। तो सबसे बड़ा सबूत तो तुम्हारे सामने बैठा है भारती। अनु की कहानी किसी संघर्ष से कम नहीं है, बहुत संघर्ष किया है। डाइवोर्स से लेकर उसकी डांस एकेडमी, बाद में स्कूल में बच्चों को खाना बनाना सिखाना, उसके बाद अनुज के साथ बिजनेस पार्टनर बनना और रेस्टोरेंट खुलना उसका पार्टनरशिप में, उसके बाद अमेरिका जाना, वहाँ पे भी उसने बहुत संघर्ष किया है। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो तुम्हारे सामने ही बैठी है। अभी ये बात सही है कि अभी तक भारती को कुछ पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा। और आज जसप्रीत ने बिल्कुल सही निशाने पे तीर मारा है कि कहीं तुमने तो धुलाई वुमन बन के नहीं मारा है, पिटाई की है उस सविता के पति की, तुमने बिल्कुल तीर निशाने पर मारा है। जसप्रीत वो अनुपमा ही थी जो धुलाई वुमन बन के उसको मारा था, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि नहीं ये तो डर जाती है, तो डरपोक है। ये डरपोक नहीं है जसप्रीत, ये शेरनी है। अभी शेरनी का दहाड़ना तुमने अभी तक देखा ही नहीं है, लेकिन जिस दिन देखोगे उस दिन सलाम करोगे अनु को। और आज तो सच में रोला गया वो कहना अनु का प्रेम को कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, तो अब मैं तुम्हारे लिए भी मर चुकी हूँ और मेरा नंबर डिलीट कर दो। लेकिन प्रेम की हिम्मत नहीं हुई डिलीट करने की। कैसे करेगा वो? उसके लिए वो माँ है जो उसकी गायत्री माँ थी, बिल्कुल अनुपमा जैसी। तो वो उस माँ का नंबर डिलीट कैसे करेगा? और ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा दर्द है कि वो माँ मुझे कह रही है कि मैं उसके लिए भी मर चुकी हूँ, सबके लिए मर चुकी हूँ। नहीं सहन कर पाया प्रेम। आज उन्होंने अपने सारे रिश्ते को
तर्पण कर दिया है और ये करना ज़रूरी था। आगे ज़िंदगी में वो खुशी उसे मिलेंगी जो इन पुराने रिश्तों ने कभी नहीं दी, सिर्फ उसका यूज़ किया है। मुझे अच्छा लगा कि अब वो आगे बढ़ना चाहती है और उसे बढ़ना भी चाहिए। उसे डांस में और खाने में भी अपना करियर बनाना चाहिए। उसके आगे भी वो समाज सेवा तो कर ही रही है। उपेक्षित, परित्यक्त, बीमार वृद्ध लोग ऐसी अनुपमा जैसी परी की राह देख रहे हैं और देखते हैं हमारी अनु आरजे बनती है या नहीं। और तुम्हें तो सच में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और बाकी तुम किस मुंह से अपने भाई को बोल रही हो बेशरम? तुम भी तो चोरी हो। चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों भाई बहन चोर ही है। राही किस्मत वाली थी जिसे अनुपमा जैसी माँ मिली थी, लेकिन आज उसने उस माँ को खो दिया हमेशा के लिए और उसकी वजह से प्रेम ने भी खोया अनुपमा को। आज अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है जब अनु ने कहा कि राही के लिए मैं मर चुकी हूँ। इतनी अच्छी माँ है जिसकी कदर नहीं की। और अनुपमा को रिश्ते की भीख की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे जब वो इतने पूरे परिवार को पाल सकते हैं तो क्या वो खुद को पाल नहीं सकती? अरे वो खुद के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसे रिश्ते को तिलांजलि देना ही सही है। कम से कम राजा ने सच तो बोला। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पीठ पीछे ड्रग्स लेता था। ख्याति, पहले तुम अपने आप को देख लो। मनहूस तो तुम हो। सच तो ये है ख्याति कि जब से माही इस घर में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। सही कहा ख्याति जी आपने कि भारती के माँ बाप पे सच्ची हैरानी होती है। डाइवोर्स ना हुआ हो तब तो चलो माँ बाप कोशिश करते हैं कि बेटी का घर ना उजड़े, डाइवोर्स ना हो, मगर यहाँ पे डाइवोर्स हो चुका है, बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, आप लोगों को भी पाल रही है, फिर भी आप उसको वापस उस लड़के के साथ बांधने में लगे हो। ये बात तो सच में हैरानी करने वाली ही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज और अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचरी हुई ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अरमान की एक कहावत वो होता है ना, उल्टा चोर कोटवान को डांटा। जब सगाई की सेरेमनी हो रहे थे वो भेजा तो वो क्यों साइन किया? फिर साइन नहीं करना चाहिए था ना। 7 साल में एक बार भी नहीं बताने जरूर नहीं समझता कि ये पूकी है, ये सब हुआ है, नहीं। और जब डाइवोर्स पेपर्स मिला तो वो फिर जैसे उसके सारे टॉफी निकल गए, जैसे एक इनमेच्योर इंसान बात कर रहा है, ना समझ जैसे हरकतें कर रहा है। वैसे भी इंसान कहने का तो लायक नहीं है। और ये ऊपर से वो कहता है कि वो गलती रियली, इन सब होने के बाद, इतना गुनाह करने के बाद, और वो भी उम्मीद करता है कि वो डाइवोर्स पेपर ना भेजे। रियली सीरियसली। और वो तो मुझे कहीं ना कहीं दादू एक बात सही कही कि बच्चे हमेशा कड़ी बनते हैं। कुछ बच्चे ना हो, जैसे राही के बच्चे ना हो, वही अच्छी बात है। ये बहुत प्यारी बच्ची है। अगर उसको पता चला कि इसके पापा ने ऐसा किया है, खुदा ना खासा ये भी उससे बात ना कर पाए, ऐसा ना हो तो नहीं होना नहीं चाहिए, कोई डिजर्व करता है। पर कैसे कह सकते हैं अपने मुंह से कि अपने पापा से एकदम से ना बात करें? हम ऐसे विश कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं, ये तो गलत बात होगा ना। तो जब पूरी बात बताती है तो पता चल ही जाएगा। तो अरमान देखे बोला वो मैं आंखी की सर्जरी में नहीं करूंगी। रियली सीरियसली, ये भी हद करती है विद्या। अभी हम क्या कर सकते हैं इन ना समझों को? पर सही ट्रैक जा रही है दादी साहब। इतना आसानी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होते। हर रिश्ते में एक दोस्ती होना जरूरी है। ये दोस्ती जाएगा और कहीं ग्रे शेड आ सकता है कि पुकी के बारे में पूरा बात बताएगी, वो हमेशा साथ देंगे, पर
बहुत अरमान को अबीरा को मनाना बहुत मुश्किल होगा। ये अभी तक फूकी के बारे में नहीं पता उसने क्या किया। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था तो आज का भी पेनफुल ही, लेकिन अच्छा था। ये मायरा ने उसको जो है अबीरा और दादी सा और विद्या के बारे में बता तो दिए, तो अब क्यों रो रहे हो, किस लिए? इसलिए कि अगर तुमने अबीरा को समझा होता, कुछ माना होता, उसके लिए कुछ सोचा होता, तब तो बात भी थी। लेकिन अब किस बात का रोना? और वो उससे बातों बातों में पूछ रहा है कि वो तो बहुत बड़े हाउस में रहते होंगे और ये, लेकिन उसने बता दिया कि नहीं, वो तो इस हाउस से भी छोटे हाउस में रहते हैं। इधर ये दादी सा और विद्या, एक तो अंशुमन के लिए लड़ रही है, एक अरमान के लिए लड़ रही है, आर्यन कह रही हूँ, सॉरी, अरमान के लिए लड़ रही है। और मायरा ने ये भी बताया कि जो क्यूटी आंटी है, तो उन्होंने तो अपनी पूकी के लिए 7 साल से गिफ्ट भी सजा के रखे हैं, और अब वो जो है मुंह दबा के रोए जा रहा है। क्यों भाई? अभी आंसू किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। उधर अंशुमन परेशान है और वो अबीरा की केयर कर रहा है। और जब उसने, कावेरी पोद्दार ने इससे पूछा है कि क्या तुम उससे शादी करोगे, तो उसने अभी कहा भी है कि मैं तो कर भी लूँ, लेकिन शायद ये अबीरा जो है मूव ऑन के लिए रेडी नहीं है। पर दादी सा के दिमाग में तो ये फितूर चढ़ गया है कि अबीरा, जैसे मैं कहूँगी तो अबीरा उससे शादी कर लेगी। वो तो शायद भगवान के कहने पे भी ना करे शादी। ये दादी साहब की तो अभी बात ही अलग है। और जब ये अबीरा उठ गई है उसकी, तो उसने जब इसको ये सपना है कि अरमान ने सगाई कर ली, जबकि असलियत में सगाई हो गई है इनकी, तो उसकी भी नींद खुल गई है। तो उसने कहा कि अरमान करके वो चौंक के उठ के बैठी है। तो उसने कहा भी है कि तुमने कोई बुरा सपना, तो तब उसने कहा कि तुम अंशुमन से शादी कर लो, तो उसने साफ साफ मना कर दिया है। उधर अंशुमन उसका इंतज़ार कर रहा है, अबीरा का या में से तीनों में से किसी का। और उसने जो है तब तक वहाँ अबीरा पहुँच गई है और उसको लग रहा है कि शायद कावेरी पोद्दार ने कुछ बोला नहीं है, तभी अबीरा वहाँ आई है। लेकिन उसको सब कुछ पता है और उसका हाथ से पेन छूट गया तो उसकी वो केयर कर रहा है। लेकिन उसने जो है ये मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी भी, शायद उसने उससे प्यार करती है, नहीं करती है, तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन कह रहे कि मैं मूव ऑन नहीं होना चाहती। और उधर ये पूकी और ये जो है अरमान बातें कर रहे हैं। और ये गीतांजलि का और उसका दादू का सीन तो मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं, कि अभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो, अगर शायद इसका मेरे ख्याल में गीतांजलि का जो है पास में कहीं कुछ दिल टूटा है, में भी हो सकता है कहीं इसका फिर से दिल दोबारा ना टूटे, और मेरे ख्याल में होगा ऐसा ही, क्योंकि जब ये अब जाएगा और इधर कुछ सिलाई कर रही है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको नीले के साथ उसने हरे रंग का धागा कर लिया है। तो उसने कहा कि तो हरा रहा है, और उसने कहा मैं आई ड्रॉप डाल लेती हूँ, और शायद वो एक्सपायर हो चुका है, तो जिससे उसकी आँखों का और भी जो है हालत ख़राब हो गई है। और ये जब जो प्री कैप में हमें दिखाया गया है कि वो इनका जो है 48 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और वो ये अबीरा ने उसको कहा है, क्योंकि विद्या की यह जिद है कि जब तक अरमान नहीं आएगा तब तक मैं अपनी वो नहीं करवाऊँगी, ऑपरेशन ही नहीं करवाऊँगी। और अब देखते हैं, ये आएगा तो है अरमान भी, तो हमें पता ही है
बाकी आके देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में विद्या आज भी नहीं चाहती कि अबीरा अरमान को छोड़े। अरे जब तुम्हारे बेटे ने डाइवोर्स पेपर सिग्नेचर करके भेज दिए, फिर भी तुम्हें अपने बेटे पर ही यकीन है। और आज तो बिल्कुल सही कहा दादी ने कि आज जो भी होगा खुले आम ये डिस्कशन होगी, क्योंकि वो किसी एक नतीजे पर पहुंचाना चाहती है, या तो आर या पार। क्योंकि 7 साल से वो भी अबीरा का दर्द देख रही है और उसमें कुछ गलत नहीं है। दादी बिल्कुल सही कर रही है। क्या गलत कर रही है? ऐसे इंसान के लिए वो जिंदगी भर उसकी यादों में जिए और घुट घुट कर मरती रहे? यही चाहती है क्या विद्या? क्यों? और आज सच में दादी सा ने अंशुमन से डायरेक्ट ही पूछ लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? लेकिन उसका कहना भी सही था कि मेरे प्यार करने से कुछ नहीं होगा। ये आज भी अरमान से ही प्यार करती है और ये मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। और ये भी सही है, किसी भी चीज को वक्त देना पड़ता है भूलने के लिए। और मुझे तो दद्दू पे हंसी आती है। अरे इतने बुजुर्ग हो गए आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि अरमान की खुशी क्या है? और आप अभी भी गीतांजलि को समझा रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपना लेगा। अरे कैसे अपनाएगा? इंसान एक ही बार प्यार करता है और उसने भी अबीरा से प्यार कर लिया। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो सिर्फ मायरा के लिए शादी कर रहा है, तो वो प्यार कैसे करेगा गीतांजलि से? दादू ने क्या इतनी उम्र, सॉरी बट क्या धूप में अपने बाल सुखाए हैं? क्या उन्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है? अरे कुछ तो सोचते, उसकी पहले बैकग्राउंड तो पता करते कि मायरा की माँ कौन है। 2 या 3 साल की थी तब वो मायरा को वहां लेकर गया था। उससे पहले वो 3 साल कहाँ था किसी को नहीं पता। और आज अरमान को रोना क्यों आ रहा है? अरमान क्यों रो रहे हो? हंसो ना। ये नाटक क्यों नाटक कर रहे हो रोने का, जब बेटी तुम्हारी माँ दादी और तुम्हारी बीवी का हाल बता रही है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। उन तीनों को जो दर्द दिया है ना तुमने, वो तो कभी भी तुम बदल नहीं सकते और ना ही तुम उसकी माफी मांग सकते हो। अगर माफ कर भी देंगी ना, विद्या करेगी, लेकिन दादी सा तो नहीं करेगी, और ना ही अबीरा करेगी। और क्यों अबीरा तुम्हें ऐसे सेल्फिश इंसान के लिए फिर से प्यार नहीं करना है जिसने सगाई तक कर ली? और फिर से दादी और विद्या की बहस शुरू। साफ साफ अबीरा ने बिल्कुल सही कहा कि आप अरमान का रटना बंद कीजिए, फेवर लेना बंद कीजिए। जैसे विद्या ने कहा कि आप अंशुमन का फेवर मत लीजिए मासा, वैसे अबीरा ने कह दिया कि आप भी अरमान का फेवर मत लीजिए ना। अरे तुम दोनों के साथ वो बच्ची रही है, तुम लोगों का साथ दे रही है और उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं। उतनी तो वो इंडिपेंडेंट है। अरे जिसकी माँ ने उसे वो हिम्मत दी है अकेले रहने की, क्योंकि वो खुद भी अकेली ही रही है परिवार छोड़ के, तो वो लड़की इतनी कमजोर नहीं हो सकती, वो भी अकेली रह सकती है, जैसे आज उसने कहा। लेकिन तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है विद्या? वो तो गीतांजलि से शादी कर रहा है, फिर भी तुम्हें अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है। और अब कह रही हो प्रिकेप में कि जब तक अगर मेरा बेटे को मैं नहीं देख पाऊंगी तो ये आंखों का क्या काम। चली जाने दो रोशनी। एक ही सांस में अबीरा ने अरमान को सब कुछ बता दिया। आना ना आना उसका फैसला, छोड़ दिया। सही किया। ना इधर की बात उधर, ना उधर की बात इधर की। जो मुद्दा था वो बोल दिया और फोन रख दिया। और आज ऑफिस में भी अंशुमन उसकी केयर कर रहा था, लेकिन वो एक दोस्त के हिसाब से भी कर रहा था, क्योंकि उसे चोट लग सकती थी। उसका इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही वीक है, वो एकदम अलग जोन में चल रही है।
उसे खुद का भी कभी कभार होश नहीं रहता है। जैसे आज भी मीटिंग के टाइम पे भी उसे वो बातें याद आ गई अरमान की, इसीलिए वो थोड़ा केयर कर रहा है। कागज फेंके, वो चाय में गिर सकते थे, नीचे गिरी पेन, वो उठाने गए तो कांच लग सकता था, उसके लिए बचाया। सही कहा अरमान ने। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं प्यार की वजह से आपको केयर कर रहा हूँ? एक दोस्त के हिसाब से कर रहा हूँ, आप वो सोचिए ही मत। और मैंने कोई प्यार थोपा थोड़ी है, उसने सिर्फ एक दोस्त की तरह ही हाथ बढ़ाए, तुम भी उसी तरह नॉर्मल बिहेव करो। सही कहा अंशुमन ने। सच में अंशुमन एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन अब अरमान को ये जो गलती का एहसास में कर दिला रहे हैं ना, सिर्फ उसके कैरेक्टर को व्हाइट वॉश कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। गीतांजलि पे विश्वास है, अपने बेटे को वहां छोड़ के वो यहाँ आएगा, लेकिन मायरा जो उसकी माँ है उस पे उसका यकीन नहीं है। वाह, क्या कहने हैं अरमान तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के। और आज भी तुम सगाई के वक्त अमीरा को याद कर रहे हो और फिर से उसी दोष दे रहे हो कि तुमने मुझे डिवोर्स पेपर क्यों भेजा। अरे बाप रे बाप, सच में ये अरमान ना नहीं सुधर सकता। आज मायरा ने A to Z सारी बातें कह दी कि वो छोटे से ही घर में रहते हैं, वो हॉल में सोती है क्यूट आंटी, और वो प्रीति दादी दोनों अंदर के रूम में सोती है। उनका तो हमारे घर से भी छोटा सा घर है। वो साड़ियों का बिजनेस करती है। सब कुछ बता दिया, और ये भी बताया कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। उसने हर एक साल के गिफ्ट लेकर रखे हैं, और वो जो घुंघरू दिए वो भी उनकी बेटी के दिए मुझे। और वो जो दादी है उन्हें दिखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिए मेरे लिए इतनी प्रीटी ड्रेस सिली एक ही दिन में, और मुझे पहनाई भी। सच में मायरा क्यूट है। वाओ बेटा, देखते अब आगे क्या दिखाते। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी और सुचि जी, आपके इतने अच्छे रिव्यूज को लेकर। तो सच में अरमान को अब जो है वापसी घर की मिल रही है, मगर विद्या पे हैरानी तो जरूर होती है। आपने सही कहा कि अभी भी अरमान की रट लगाए बैठी है, पेपर भी भेज दी उसने साइन करके, फिर भी अरमान अरमान कर रही है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.